Welcome to another video lecture. In this video lecture, we will discuss the magnetic properties of nanomaterial. तो क्लास बेसिकली हम सब मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उन सब को नैनो स्केल पर डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में, बल्कि बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो नैनो मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। हम इस लेक्चर में उस बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट या क्वांटम कन्फाइनमेंट भी बोलते हैं इसे। हमने जब क्लास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब कोई मटेरियल बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसके कॉन्टीन्यूस बैंड विच इंक्लूड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। और दूसरी बात जो हमने नोट की थी उस टाइम पे वो ये था कि इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इन केस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर या फिर नैनो मटेरियल। अब हमें पता है कि एक एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट थी ना, पहले ये मूवमेंट जो है थी वो फ्रीली थी, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर रहा था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कन्फाइंड हो गई है और इसी तरह अगर कोई होल मौजूद है वैलेंस बैंड में तो उस होल की भी मूवमेंट कन्फाइंड हो गई है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। अब क्योंकि सारे चार्ज कैरियर की जो मूवमेंट है वो कन्फाइंड हो गई है, कन्फाइंड होने से मुराद है रिस्ट्रिक्ट हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि मूवमेंट महदूद हो गई है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के स्पिन के साथ हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स भी जो है वो रिलेटेड हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट्स की अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो बेसिकली अब इलेक्ट्रॉन ये स्पिन भी कन्फाइंड हो गया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन कन्फाइंड हो गए हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट्स भी जो हैं वो कन्फाइंड हो चुके हैं या महदूद हो चुके हैं। इस महदूद हो जाने के अमल को हम कन्फाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो क्वांटम स्केल के ऊपर हुआ है, यानी क्वांटम लेवल के ऊपर हुआ है, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे कि ये क्वांटम कन्फाइनमेंट हुई है। और अब क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं वो भी कन्फाइंड हो चुके हैं तो इस वजह से एक मटेरियल जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी व्हेन इट कन्वर्ट्स टू नैनो स्ट्रक्चर या फिर नैनो मटेरियल, ठीक है क्लास। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। बेसिकली क्लास हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में कि नैनो मटेरियल के पास जो है वो हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो मौजूद है। अब क्योंकि नैनो मटेरियल्स के पास हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो मौजूद है तो एटम्स ऑन द सरफेस विल बी डोमिनेटिंग। इसका मतलब है कि कोई भी इंटरेक्शन हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो या केमिकल रिएक्टिविटी हो किसी और एलिमेंट के साथ, जो सरफेस के ऊपर एटम मौजूद होंगे उनके इफेक्ट्स डोमिनेटिंग होंगे ड्यू टू हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, ठीक है। और अब हमें पता है कि एटम्स के पास मैग्नेटिक मूवमेंट मौजूद हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सरफेस पे मौजूद एटम्स और मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो डोमिनेटिंग होंगे किसी भी इंटरेक्शन में। अब इस डोमिनेशन की वजह से हम कहते हैं कि सरफेस एरिया या सरफेस आल्सो अफेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब तीसरे फैक्टर के बारे में विच इज एक्सचेंज बाइस। तो बेसिकली क्लास क्या होता है कि एक नैनो स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है।
अभी नैनो स्ट्रक्चर जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया गया है। पहली बात याद होगी आपको। अच्छा, अब इन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान एक बाउंड्री लाइन या एक लेयर मौजूद है, ठीक है। मल्टीपल लेयर भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम बाय लेयर वाला केस जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट नेचुरली अलाइन होते हैं ना, उसी तरह अलाइन होंगे, और इसी तरह एंटी फेरोमैग्नेटिक मोमेंट में भी स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे, ठीक है। ऑन द टेम्परेचर लेस ग्रेटर देन नील्स टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जो है वो इस नैनो स्ट्रक्चर का नील्स टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है। और ये नैनो स्ट्रक्चर जो है वो हिस्टैरिसीस लूप को भी फॉलो करेगा, और हिस्टैरिसीस लूप को फॉलो करने का मतलब है कि इसकी मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्लास आप लोगों को हिस्टैरिसीस लूप का नहीं पता कि हिस्टैरिसीस लूप किस तरह से बनता है, तो आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा जो है लेक्चर नंबर 7 को हिस्टैरिसीस लूप वाला पार्ट या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक हिस्टैरिसीस लूप बनता किस तरह से है और मैग्नेटाइजेशन किस तरह से जो है वो लैग बिहाइंड करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे मौजूद है ना एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, जब इनका टेम्परेचर नील्स टेम्परेचर से कम कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखें, टेम्परेचर लेस देन नील टेम्परेचर, तो क्या होता है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज कपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज कपलिंग कह सकते हैं मतलब इसे, ठीक है। अब इंटरेक्शन करेंगे आपस में तो क्या होगा कि सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट आइदर दे आर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। अब क्योंकि ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, तो इस वजह से जो मेरा हिस्टैरिसीस लूप नील्स टेम्परेचर से ज़्यादा वाले केस में बना था, वो थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाएगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एक्सचेंज बाइस, और इस तरह से एक्सचेंज बाइस के फिनोमेना में जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नैनो मटेरियल्स की जो है वो अफेक्ट होती हैं। ये एक नैनो स्ट्रक्चर था, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है। ये कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर मटेरियल है। तो बेसिकली सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं कि ये नैनो पार्टिकल होते हैं, या कह लें कि ज़ीरो डायमेंशनल नैनो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो कि बनाए गए हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल से या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। सबसे पहली बात याद होगी। अच्छा, अब क्योंकि नैनो पार्टिकल का आपको पता है कि सारी की सारी डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर है। अब क्योंकि सारी की सारी डायमेंशन इन द केस ऑफ सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेस देन 100 नैनोमीटर है, इसका मतलब है कि जो साइज़ है सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक हो गया। अब क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कहेंगे कि सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन, उसमें जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट हो गए वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ये जैसे देख सकते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से जो है वो एक सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनाया गया है, जिसकी ये जो ये वाली येलो वाली लाइन है ना, ये बेसिकली इसकी मैग्नेटिक डोमेन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली स्टेटमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी रेजिड्यूशल मैग्नेटाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेटाइज नहीं रहते इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने तो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, तो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्लास अब आप देखें कि सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का साइज़ बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? अब अगर ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं, वो रूम टेम्परेचर में भी अगर रखते हैं ना हम, तो क्या होता है कि थर्मल एनर्जी जो है ना, वो इनको इन्फ्लुएंस कर देती है। इन्फ्लुएंस से मुराद कि इनके मैग्नेटिक
मूवमेंट को जो है वो अफेक्ट कर देती है। अब अफेक्ट कर देगी ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो अभी मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन है ना, ये उस टेम्परेचर पे अलाइन नहीं रह सकेंगे। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन नहीं रह सकेंगे, तो इस वजह से ये अपनी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन को खो देंगे और ये मैग्नेटाइज नहीं रहेंगे। इसलिए हमने लिखा है दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ना इन पे कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लग रही, ना कुछ और लग रहा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये फिर भी मैग्नेटाइज नहीं रहे। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो है वो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो स्ट्रक्चर नैनो पार्टिकल का किस तरह का है कि नैनो पार्टिकल की, जिसको मैं मैग्नेटिक डोमेन बोल रहा था ना, इसको हम कोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, द नैनो पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ कोर मेड अप ऑफ फेरी मैग्नेटिक मटीरियल और फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। ये वाली जो कोर है वो फेरी मैग्नेटिक मटीरियल की बनी हुई है और ये वाली कोर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल की बनी हुई है। ठीक हो गया। इसके बाद अब कोर के अंदर क्या होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल में जिस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई अलाइन होते हैं उसी तरह से अलाइन रहेंगे, लेकिन इस नैनो पार्टिकल के पास सरफेस एरिया भी तो मौजूद होगा या सरफेस भी तो मौजूद होगा, और सरफेस पर जो स्पिन मौजूद होंगे वो डिसऑर्डर होंगे। डिसऑर्डर से मुराद रैंडम डायरेक्शन में होगी। जैसे ये एक स्पिन अप है, ये स्पिन डाउन है, ये टूवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये टूवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको कहते हैं कि डिसऑर्डर स्टेट है स्पिन की ऑन द सरफेस। ठीक हो गया। तो ये बात थी इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फॉर दी सुपर पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, वो है ब्लॉकिंग टेम्परेचर। तो बेसिकली ब्लॉकिंग टेम्परेचर से मुराद है इन टर्म ऑफ सुपर पैरामैग्नेटिक मटीरियल एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है। ठीक है, जिसके नीचे नीचे जो है, जिससे कम टेम्परेचर पे जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटाइज्ड रहेंगे या उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। ठीक है, और जैसे ही इस टेम्परेचर को क्रॉस किया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी पहले रूम टेम्परेचर वाली बात की थी, तो जैसे ही सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का या नैनो पार्टिकल्स का थ्रेशोल्ड टेम्परेचर को क्रॉस किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपनी स्टेबल मैग्नेटिक डोमेन्स को या स्टेबल मैग्नेटिक मोमेंट को खो देंगे और उसकी वजह से उनके पास कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी। ठीक है,